where we are going to discuss can you crack the CLAT exam in the 9 months। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, आपकी CLAT में 5 sections हैं, legal, logical, quantitative techniques and English and your QT। इन 9 महीनों में एक चीज जो आपको कंसिस्टेंट रखनी है, दैट शुड बी योर रीडिंग हैबिट। ठीक है, अब जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक सही स्ट्रैटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करने जाना। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन एंड आई होप ऑल ऑफ you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session where we are going to discuss can you crack the CLAT exam in the 9 months। अब आपके CLAT के पेपर को 9 ही महीने बचे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है जिन्होंने मे बी अभी CLAT की तैयारी शुरू भी नहीं की है कि क्या यार अब ये पॉसिबल है कि मैं 9 महीने में तैयारी करके CLAT का एग्जाम क्लियर कर सकूं और अपने ड्रीम NLU में जा सकूं। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो आज के इस सेशन में हम यही रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 9 महीने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू योर ड्रीम NLU। बेटा इसको हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी और स्पीड पर आपको काम करना है। यानी कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, आपके CLAT में 5 सेक्शंस हैं, लीगल, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड इंग्लिश एंड योर QT। पांचों सेक्शंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो उनको एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ आपको समझना है। दिस शुड बी एम्फेसिस, your current focus should be on getting accuracy in all these subjects। along with that, with immediate effect, start reading newspaper। reading newspaper is going to help you on various fronts। इससे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी क्योंकि आपका CLAT का पेपर पैसेज बेस्ड होने वाला है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को पूरा पेपर अच्छे से आता था, पूरा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर्ड था, बट सारी गड़बड़ हो गई पेपर में जाके क्योंकि वो अच्छे से पैसेज को टाइमली पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो पेपर में रह गए। तो आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है आप इमीडिएट इफेक्ट से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, या आप कोई बुक्स पढ़ते हो तो बुक रीडिंग शुरू करो। हमारा पर्पस इससे ये है कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े। रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी जी के करंट अफेयर्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके लीगल के कुछ टॉपिक्स भी क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए एक तीर से कई निशाने, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन वेरियस फ्रंट्स। सो फॉर द नेक्स्ट 3 months योर strategy should be concept building and along with that पैरेलल में आपको डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 months और फॉर द सेकेंड जो पार्ट है हमारा इन 9 महीने की जर्नी में, उसमें आपका एम्फेसिस होना चाहिए प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाना। ये बहुत जरूरी है। यानी कि अगर पहले 3 महीने में आप मंथ में एक बार मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आगे अगले 3 महीने में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? अब हर टॉपिक के साथ कोशिश करो 10 दिन में या 15 दिन में एक मॉक टेस्ट तो आप जरूर लगाओ। अब जितना ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, उतना ही ज्यादा जरूरी है एनालिसिस करना। आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप एनालाइज ही नहीं कर रहे, आप अपनी गलतियों को ही नहीं सुधार रहे, तो आप क्या करोगे? बार बार सेम गलतियां दोहराओगे। तो इज इट अ गुड थिंग टू डू? नो। मतलब आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, आप पूरा जी जान लगा के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, बट अपनी गलतियों को ही नहीं सुधार रहे हो। नहीं। सो हमारी इस CLAT की जर्नी में, CLAT प्रेपरेशन में, वी हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जरूरी है, बट आपको अगर अपना ड्रीम NLU चाहिए तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो इसीलिए आपको अपनी गलतियों को पेपर से पहले सुधारना है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और आपको लगता है कि ये गलतियां वहां नहीं होंगी, ये गलतियां वहां भी होंगी। सो टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, कि आप उस प्रॉब्लम में ना फंसो, इसलिए उसको पहले ही ठीक कर लो। उसके लिए जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है मॉक्स को प्रैक्टिस करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है इन मॉक्स का एनालिसिस करना। ठीक है, एनालाइज करके एक टेबल बनाओ, एक चार्ट बनाओ, कहीं नोट डाउन करो कि यार ये जो टॉपिक है ना QT का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, इसमें मुझे प्रॉब्लम आता है, या ये इंग्लिश का टॉपिक है, इसमें मुझे जनरली प्रॉब्लम आ रहा है, या लीगल रीजनिंग का ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ के और उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरी सभी बच्चों को जो CLAT की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, जब आप ये मॉक टेस्ट देंगे
क्योंकि आपका क्लैट का पेपर जनरली दोपहर को होता है, 2 to 4 उसकी जनरली टाइमिंग्स रहती हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप भी उसी टाइम फ्रेम में, ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड यूज टू हो सके उस बॉडी टाइम में, ताकि आपका जो माइंड है अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सके। तो दिन में ही आप ये टेस्ट देने की कोशिश करो, आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी भी यूज टू होगी इतने घंटे बैठने के, 2 घंटे खुद को टिका के बैठना और टेस्ट पे कंप्लीटली फोकस करना, जितना कहना आसान है उतना है नहीं। शुरू शुरू में आप देखोगे कि यार 2 घंटे एक ही जगह एक ही चीज पे फोकस कर पाना कितना डिफिकल्ट है। इसीलिए अपने आप को उस पर्टिकुलर पैटर्न से यूज टू कराने के लिए पहले से ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जो ये आपका सेकेंड पार्ट है 9 महीने की जर्नी का, वो आपके लिए स्पेसिफिकली जरूरी है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट एंड देयर एनालिसिस। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट फेज में, 7th, 8th, 9th। ये 3 महीने की जो आपकी जर्नी है ये कैसी रहनी चाहिए, या इसमें आपको क्या क्या करना है। देखो, बाय द एंड ऑफ दिस 6th मंथ नाउ, अब आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन होगा। तो अब अगले 3 महीने आपका फोकस 2 चीजों पे रहना चाहिए ज्यादा, रिविजन एंड अगेन प्रैक्टिस। अब आपको वीकली टेस्ट देने चाहिए और एनालिसिस वाला पार्ट नहीं छोड़ना है। आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एनालिसिस करना है। दिन के टाइम में टेस्ट देने की कोशिश करो, ताकि आपका पेपर भी दिन के टाइम ही होगा, ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो सको। अब ये पेपर देना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, ये लास्ट में इनकी फ्रीक्वेंसी हम क्यों बढ़ा देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हम इसलिए इंक्रीज करते हैं ताकि आप टाइमली मैनर में पेपर को कंप्लीट कर पाओ। बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि बच्चों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती हैं, कंटेंट बिल्कुल 10 on 10 एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, बट when it comes to solving the paper in time, वो पैनिक कर जाते हैं। They are not familiar with the exam pattern. They are not familiar with the kind of questions that are going to be asked. तो इन सब प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए important is practice। एक बार जब पूरा आपका सिलेबस हो गया तो फिर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जो गलतियां हैं उन्हें सुधारो, ताकि वो गलतियां आपको पेपर में ना देखने को मिले। ठीक है जी, तो लास्ट 3 मंथ्स में एब्सोल्यूट रिवीजन प्रैक्टिस शुड बी द की। तो ये है आपके अगले 9 महीने का रोड मैप। इन 9 महीनों में एक चीज जो आपको कंसिस्टेंट रखनी है, दैट शुड बी योर रीडिंग हैबिट। ठीक है, अब जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक सही स्ट्रैटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करने जाना। अब ये स्ट्रैटेजी किस चीज की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है बेटा कि आपके पेपर में 5 सेक्शंस हैं, तो आपको उनको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये भी डिसाइड करता है कि आप अंत में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कितना कामली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चों को लगता है कि यार वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। वो मे बी उन्होंने क्वांटिटेटिव टेक्निक से शुरू किया, जो बहुत ही डिफिकल्ट आया और जिसमें वो कंफर्टेबल भी नहीं थे, और वो वहीं पे अटके रह गए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेक्शन उनको अच्छे से आता था उसको भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसमें भी उनके क्वेश्चंस मिस हो गए। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, और ये सब चीजें भी सिर्फ कहने से नहीं सॉर्ट हो जाएंगी, इनके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए भी राइट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पेपर में कि हाँ भाई, लीगल रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, लीगल रीजनिंग में मैं जनरली गलतियां कम करता हूं, लीगल रीजनिंग में मैं हमेशा मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करता हूं, तो मैं सबसे पहले जाके लीगल रीजनिंग का ही पेपर सॉल्व करूंगा, लीगल रीजनिंग का ही सेक्शन सॉल्व करूंगा। तो इन सब चीजों की क्लैरिटी बेटा आपको प्रैक्टिस से ही आती है। एंड अगेन, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अभी तैयारी से शुरू करते समय आपको ध्यान रखनी है, जो आप टाइम टेबल अपने लिए क्रिएट करने वाले हो उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाना। ऐसे नहीं कि भाई हाँ आज तो मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड हूं, मैं दिन में 15-15 घंटे डेली पढ़ूंगा जब तक मेरा क्लैट का पेपर नहीं आ जाता। अब आज आप हाईली मोटिवेटेड हो, हाईली चार्ज्ड हो, अगले 10 दिन तो आप इसे फॉलो कर लोगे, धीरे धीरे आपको रियलिटी हिट करने लगेगी, नहीं यार धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस भी आने लगेंगी, नहीं मुझे तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी देखनी है, नहीं मुझे तो दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, मुझे तो खेलना भी है। तो ये सारी चीजें भी ओवर पावर करने लगेंगी आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके टाइम टेबल को। सो यू हैव टू मेक श्योर कि शुरुआत में जो आपका टाइम टेबल है वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। What is important, what matters the most is consistency। चाहे शुरुआत में आप 4 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हो, 5 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हो, उससे डेली फॉलो करना है। जो अभी आपका डेली लाइफस्टाइल है उससे मिलता जुलता,
कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, अगर आप रात को लेट तक जागते हो तो रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो। अगर आप 15-15 घंटे का टाइम टेबल शुरू में ही बना लोगे तो यू मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव विद दिस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसलिए जरूरी है जो भी आप टाइम टेबल बनाओ वो ऐसा बनाओ जिसको आप फॉलो कर पाओ, है ना। जरूरी नहीं है ना आपका दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है तो आपको भी 10 घंटे पढ़ना है, मतलब किसी को देख के वो नहीं करना है। हाँ, वो मेहनती है, आपको मेहनत करना जरूर उससे सीखना है, पर इस चीज का कंपैरिजन नहीं करना। हो सकता है आपकी ग्रास्पिंग पावर उससे भी अच्छी हो सकता है आपकी रीडिंग स्किल्स और भी अच्छी हो और वो चीज आप 2 घंटे में कवर कर पाओ, बट ऑलवेज मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल जिससे आप फॉलो कर पाओ लॉन्ग रन में। बिकॉज क्या होता है, 3-4 महीने बाद थोड़ा सा सेचुरेशन आने लगता है। 3-4 महीने बाद जो आज आपका मोराल है, जो आज आपका मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। बट उस समय 15-15 घंटे का रूटीन फॉलो कर पाना आपको बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगेगा। इसलिए जरूरी है थोड़ा रियलिस्टिक टाइम टेबल अपने लिए बनाना जिसे आप लॉन्ग रन में फॉलो कर पाओ। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा, आज आपको 5 सेक्शंस पता चल गए कि क्लैट में ये सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो एक जो ज्यादा वेटेज का सेक्शन है, चाहे वो करंट अफेयर्स है चाहे वो लीगल है, उसके साथ शुरू करो। इसके साथ एक छोटा कोई भी सेक्शन आप कवर कर सकते हो, चाहे आप लॉजिकल ले लो या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ले लो। दिस कैन बी वन स्ट्रैटेजी कि एक इजी सब्जेक्ट जो आपके लाइकेबल है, जो आपको पसंद है, वो ले लो, और एक जो थोड़ा आपको कम पसंद है, उनको दोनों को साथ में पढ़ते रहो, साथ में उनका सिलेबस खत्म करो, साथ में उनकी रिविजन करना। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसमें हो सकता है एक वो चूज कर लो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, ताकि उसे पहले ही आप खत्म कर लो, उसे पहले क्लैरिफाई कर लो। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो आपका प्लानिंग है, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला विच इज गोइंग टू फिट ऑल द स्टूडेंट्स कि एक 10 पढ़ रहा है तो भाई दूसरे को भी 10 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, देयर नीड्स आर डिफरेंट, देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, देयर माइंड वर्क्स कंप्लीटली डिफरेंटली। तो हर एक बच्चे का टाइम टेबल भी डिफरेंट होगा। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अपना एक टाइम टेबल बनाकर। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कंसिस्टेंसी, है ना। वो होता है ना, किसकी रेस थी वो, कछुए की और रैबिट की। तो उसमें रैबिट क्यों जीतता है, क्योंकि रैबिट कंसिस्टेंटली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जो कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करता रहेगा, that student is definitely going to make it to their dream NLU. So all those students who have yet not started with their preparation and are still thinking, is it possible to crack the CLAT exam in just 9 months? Yes, it is very much possible with the right plan, with the right execution and with consistency. You can definitely make it to your dream college. So that's all about this particular session. इसके बाद मुझे comment section में ये जरूर बताना which subject you find the most difficult, and in the next session I will discuss with all of you what should be the right strategy to study that particular subject. So that's all about this particular session. Thank you everyone. Looking forward to see you all in a very in the next session. Till then, take care. Bye bye.